नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारिक। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आमतौर पर फिल्मों में पुलिस अधिकारी की इमेज सुपर कॉप के तौर पर होती है और पिछले कुछ सालों में दबंग और सिंघम जैसे फिल्मी किरदारों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रचे हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, असल जिंदगी में भी इन फिल्मी किरदारों जैसे पुलिस अधिकारी होते हैं जो अपने काम से लोगों में नया भरोसा और विश्वास पैदा करते हैं। ऐसे ही एक पुलिस अधिकारी हैं राजस्थान कैडर के आईपीएस दिनेश एमएन। लेकिन दिनेश एमएन की कहानी में केवल कामयाबी और लोगों का प्यार ही नहीं बल्कि जेल की सलाखें भी हैं। और इन तमाम विपरीत हालातों के बावजूद आज भी उनमें काम करने का वही जज्बा और जुनून मौजूद है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे दिनेश एमएन की पूरी कहानी। एक नाम जो है राजस्थान पुलिस की पहचान, एक नाम जो है राजस्थान पुलिस की शान, एक नाम जिसने राजस्थान के गुंडों में मचा रखा है कोहराम, और एक नाम जिसने करप्शन पर लगा रखा है लगाम, और वो नाम है दिनेश एमएन आईपीएस। ग्राउंड रिपोर्ट में आईपीएस दिनेश एमएन की बहादुरी, धैर्य, सरलता और सफलता की वो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको नाज होगा और आप चाहेंगे कि हर जिले में दिनेश एमएन जैसा ही पुलिस अधिकारी हो। राजस्थान के हजारों युवा इस शेरदिल पुलिस ऑफिसर के मुरीद हैं और आईपीएस दिनेश एमएन के नाम से चलने वाले फेसबुक अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स देखे जा सकते हैं। कौन है दिनेश एमएन? कर्नाटक के रहने वाले हैं आईपीएस दिनेश एमएन। 6 सितंबर 1971 को हुआ था जन्म। 1993 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की। इंजीनियरिंग पास करने के बाद अपने पिता से प्रेरणा लेकर दिनेश एमएन ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी और अपने पहले ही अटेम्प्ट में दिनेश एमएन ने यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी का परचम लहरा दिया। आईपीएस के लिए उनका चयन किया गया। आईपीएस दिनेश एमएन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। इस कहानी में सब कुछ है। एक युवक की सपने, सपनों की कामयाबी, देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा और फिर 7 साल की जेल। इंजीनियरिंग के बाद जो एग्जाम दिया तो उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से पुलिस में आया। वो आने के बाद ऑब्वियसली सब तो आईएएस फर्स्ट चॉइस देते हैं, आईपीएस सेकंड चॉइस देते हैं, उसी तरह से दिया था। लेकिन आईपीएस में आने के बाद तो बहुत को मतलब काम, पुलिस का काम बहुत अच्छा है, बहुत सीरियस काम है। मतलब चैलेंजेस रहते हैं लेकिन बहुत सीरियस काम है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को 1998 में बतौर एएसपी दौसा जिले में लगाया गया था। 1 साल यहां रहने के बाद उन्हें बतौर प्रशिक्षु जयपुर के गांधीनगर सर्किल में 1 साल काम करने का मौका मिला। अब तक दिनेश एमएन पुलिस की बारीकियां समझने लगे थे। हालांकि अभी उन्हें एसपी के तौर पर काम करने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन एक बात उनकी समझ में आ चुकी थी कि जनता का भरोसा हासिल करने के लिए लगन, निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। पुलिस में काम करने के लिए सबसे पहले हमें कंसर्न होनी चाहिए। कंसर्न मतलब जो हमारे पास कंप्लेनेंट आते हैं, जिले के जो लोग हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ऊपर कंसर्न होगा ना। सही में अगर जैसे किसी की कोई जमीन लूट गई और कुछ लूट गया, कोई वारदात हो गई या कोई उसके साथ कुछ मतलब कोई क्राइम हो गया, तो अगर कंसर्न रहेगा ना, अपने आप में ताकत आ जाती है। तो वो तो मुझे लगता है ताकत तो वो परिवादी से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। पुलिस सर्विस में शुरुआती प्रशिक्षु का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब दिनेश एमएन को बड़ी जिम्मेदारी यानी एसपी के तौर पर पहली पोस्टिंग का इंतजार था और ये अवसर भी उन्हें जल्द ही मिल गया। 8 मई 2000 को उन्हें बतौर एसपी पहली पोस्टिंग करौली जिले में दी गई। अपनी पहली ही पोस्टिंग में ही दिनेश एमएन ने राजस्थान में पुलिसिंग के मायने बदल कर रख दिए। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारिक, वी मीडिया। दरअसल अपनी पहली पोस्टिंग में ही
दिनेश एमएन ने दिखा दिया था कि उनके इरादे क्या हैं। करौली जिले को उस दौर में डकैतों का गढ़ माना जाता था और वहां पर पोस्टिंग सजा होती थी, लेकिन अपने पहले 2 साल के कार्यकाल में ही दिनेश एमएन ने करौली जिले को डकैतों से मुक्त कर दिया था। दिनेश एमएन को एसपी बनाकर करौली जिला भेजा गया। कहा जाता है कि ये एक सजा के तौर पर था, क्योंकि उस वक्त करौली जिले में डकैतों का आतंक था। जयपुर में केबल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के एवज में उन्हें सजा के तौर पर भेजा गया था। लेकिन आईपीएस दिनेश एमएन ने अपनी इस नई जिम्मेदारी को एक नए अवसर के तौर पर लिया। राजस्थान पुलिस के सिंघम और आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश एसपी बतौर करौली में पहली बार पदस्थापित हुए। उनका 2 वर्ष का करौली का कार्यकाल उपलब्धि भरा रहा। 4 डकैत एनकाउंटर में ढेर किए गए। वहीं करीब 1 दर्जन डकैतों को, इनामी डकैतों को एमएन दिनेश की टीम ने पकड़ा। इसके अलावा तिमनगढ़ से चुराई गई करोड़ों रुपए की बेशकीमती प्रतिमा भी बरामद होना एमएन दिनेश की एक उपलब्धि रही। एमएन दिनेश के कार्यकाल को जिलेवासी आज भी एक अच्छे अधिकारी के रूप में याद करते हैं। जिलेवासी जब भी कहीं अपराध की चर्चा होती है, एमएन दिनेश की याद अवश्य करते हैं। 8 मई 2000 को दिनेश एमएन ने करौली में पदभार संभाला। 2 साल के दरमियान 10 बड़े डकैत गिरोह का सफाया कर दिया। टीम के साथ 4 डकैतों का एनकाउंटर किया। वहीं 12 से ज्यादा डकैतों को गिरफ्तार किया गया। डकैत बन्नो गुर्जर, डकैत जगमोहन, डकैत सूरज माली और पुरुषोत्तम का साल 2001 में एनकाउंटर किया गया। डकैतों के खिलाफ चले इस अभियान से डकैतों को शरण देने वाले लोगों को काफी परेशानी होने लगी और उन्होंने आरोप लगाया कि वे डकैतों को आत्मसमर्पण नहीं करने दे रही हैं। तब दिनेश एमएन ने कहा था कि मैं फूलों की माला के साथ डकैतों को समर्पण करने नहीं दूंगा, उन्हें थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण करना होगा। दरअसल आईपीएस दिनेश एमएन के करौली आने से पहले करौली में डकैतों का बेहद खौफ था। एक तरह से डकैतों का ही राज चलता था। लेकिन दिनेश एमएन ने अपने प्रशासनिक कार्यकुशलता और साहस का परिचय देते हुए करौली को डकैतों से मुक्त कर दिया। दिनेश एमएन के काम करने के तरीके को देखते हुए जिले के लोग दिनेश एमएन के मुरीद हो गए। दिनेश एमएन के कार्यकाल में मार्च 2001 को तिमनगढ़ किले से चुराई गई करोड़ों रुपए की बेशकीमती मूर्तियों को भी बरामद कर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। यहाँ के लोग आज भी दिनेश एमएन के उस दौर को याद करते हैं। एसपी श्री एमएन दिनेश को एक ऐसे जाबाज अफसर के रूप में जाना जाता है जो हमेशा चुनौती और कठिनाइयों में काम करने के आदी रहे हैं। उन्होंने यहाँ आने के बाद में यहाँ की सारी गुंडागर्दी उस वक्त पे है कि उनके कार्यकाल के समय डांग में डकैतों की भरमार थी। उन्होंने इस एक चैलेंज के रूप में लिया और डांग क्षेत्र को डाकू विहीन करने की पूरी मुहिम एमएन दिनेश साहब के नेतृत्व में हुई। चाहे दस्यु बन्नो का एनकाउंटर हो, चाहे राम सिंह का एनकाउंटर हो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धियां थी क्योंकि राम सिंह उस टाइम टॉप 10 में था और जनता को ये लगा कि पहली बार कोई एक ऐसा एसपी आया है कि जो जनता के दिल की बात को समझता है, कानून और व्यवस्था को जो माकूल अंजाम दे सकता है। वो एक ऐसे जाबाज अफसर थे, उन्होंने हमेशा एक चैलेंज को लिया। सही मायने में करौली में पुलिसिंग का ये वो दौर था जब जुआ, सट्टा और मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह लगाम लग चुकी थी। दिनेश एमएन की लीडरशिप में जिला पुलिस एक यूनिट के तौर पर काम कर रही थी। उनके साथ में एडीएफ में काम किया था। उनका बहुत अच्छा कार्यकाल था। अच्छे लोगों को डकैतों भेजा था उनके टाइम पर। जो हम उनको कभी भी बुलाते थे एडीएफ में तो वो आज जाते थे हमारे साथ में, हौसला अफजाई करते थे पुलिस का। और मैंने रहकर के उनके साथ में कई डकैतों को पकड़ा और उनके साथ में मैंने एक एनकाउंटर भी किया। डकैतों के खिलाफ लिए गए सख्त एक्शन की वजह से दिनेश एमएन चर्चा में आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी छवि एक निडर और कानून का राज कायम करवाने वाले पुलिस अधिकारी के तौर पर बन गई। करौली से मनोज जैन और जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीख, ज़ी मीडिया, जयपुर। करौली में डकैतों के खिलाफ सफल अभियान चलाने के बाद दिनेश एमएन सरकार की पहली पसंद बन चुके थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें कई मुश्किल जिलों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए भेजा। उन्हीं में से एक जिला था उदयपुर।
ये वही जिला था जहां दिनेश एमएन को शोहरत मिली और ये वही जिला था जिसने दिनेश एमएन की जिंदगी के खाते में लिख दी थी 7 साल की सजा। करौली को डकैतों के आतंक से निजात दिलाने के बाद 4 अप्रैल 2002 को आईपीएस दिनेश एमएन का तबादला सवाई माधोपुर कर दिया गया, जहां उन्होंने खूंखार डकैत राम सिंह गुर्जर का एनकाउंटर कर दिया। राम सिंह गुर्जर पर 25 हत्या और 30 किडनैपिंग के आरोप थे। 2003 में दिनेश एमएन को झुंझुनू जिले का कप्तान बनाया गया, जहां उन्होंने शराब तस्करों पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की और फिर वो सट्टेबाजों के खिलाफ अभियान चलाने लगे। 7 जुलाई 2004 को उनका तबादला आरपीए में बतौर डिप्टी डायरेक्टर कर दिया गया। फिर 5 अगस्त 2004 को उदयपुर में दंगों पर नियंत्रण के लिए भेज दिया गया। स्टार पुलिस वाले की छवि दिनेश एमएन को उदयपुर में ही मिली और यहीं से उन पर सोहाबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा, जिस मामले में अभी मुंबई की अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। झीलों की नगरी उदयपुर के गौरवशाली इतिहास के सफर में वर्ष 2004 का दौर अपराध नियंत्रण के मामलों में बेहद खास रहा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश एमएन ने करीब 3 वर्ष के बतौर पुलिस अधीक्षक अपने इस कार्यकाल में न केवल गैंगवॉर का खात्मा किया, बल्कि स्थानीय बाशिंदों के दिलों में बेखौफ होकर जीने का जज्बा भी कायम किया। दिनेश एमएन को जब उदयपुर भेजा गया था, उस वक्त जिले में हैंडीक्राफ्ट और खनन माफियाओं की मनमानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। खान व्यवसाय में कब्जा जमाने की खातिर गैंगवार होने लगा था। इस दौर में सिराज गुट, आजम गुट और अन्य कई गैंग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। ऐसे वक्त में अगस्त 2004 में दिनेश एमएन को एसपी बनाकर उदयपुर भेजा गया। उदयपुर आने के बाद आईपीएस दिनेश एमएन के तेवर के सामने छोटे गुंडे और गैंगों के सरगना मानो गायब ही हो गए। कुछ गुंडों को जहां उदयपुर छोड़ना पड़ा, तो कुछ को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। गैंगवार के अलावा भी उदयपुर के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले सिलावटवाड़ी, खांजी पीर जैसे इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर संवेदनशील घटनाओं से निपटने की रणनीति भी दिनेश एमएन की खास बात रही। साल 2004 से साल 2007 तक के अपने कार्यकाल में ऋषभ देव में आदिवासियों से झड़प और फायरिंग का मामला हो या फिर शातिर बदमाशों के दिलों में खौफ कायम करना, हर बार दिनेश एमएन ने खुद आगे रहकर फोर्स का मनोबल बढ़ाया। दिनेश एमएन जब उदयपुर में तैनात थे और पुलिस अधीक्षक उदयपुर में थे, उस समय उदयपुर पर्यटन की नगरी होते हुए यहाँ पर करप्शन काफी ज्यादा था, अपराधियों का बोलबाला था, हर जगह लूटमार सहित जो घटनाएं घटित होती थी। जब दिनेश एमएन यहाँ पुलिस अधिकारी अधीक्षक बनकर आए थे, उसके बाद निसंदेह उन्होंने जो पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए अपराधियों पर जो कार्रवाई की, उससे अपराधियों में बहुत खौफ पैदा हुआ। मैंने क्या, शायद उदयपुर की जनता ने भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा। उनका कार्यकाल उदयपुर का कह सकते हैं सबसे सुखद कार्यकाल था पुलिस के इतिहास में। अपराधियों में बहुत बड़ा खौफ था, छोटे से छोटे अपराध पर भी लगाम लग गई थी। महिलाएं निडर होकर आधी रात के समय भी घर से बाहर निकल सकती थी और एक तरह से कह सकते हैं एक राम राज्य था उनके कार्यकाल में। दिनेश एमएन साहब 2004 से 7 तक उदयपुर एसपी रहे थे। तब उनके साथ उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला था हमको। दिनेश एमएन साहब की काम करने का तरीका था वो इतना, अभी जो पुलिस का हमारा जो ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो उन्होंने सही में कायम किया था। दिनेश एमएन साहब जितने मजबूत अधिकारी थे, जितने स्ट्रांग उनका मेंटल लेवल था, जो उनका काम करने का तरीका था, साथ ही साथ वो उन्होंने पुलिस के वेलफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा काम किए। पुलिस के वेलफेयर के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, अपने नीचे कर्मचारियों के लिए, जवानों से लेकर सिपाहियों से लेकर हर एक बात के लिए कंसर्न रहते थे। उसके अलावा वो इतना कंसर्न, इतना सही होने के बावजूद ऐसा कभी नहीं कि वो हमारे या फिर पुलिस को देख के कभी सही मौके पे कार्रवाई नहीं करते थे। अगर हम पुलिसकर्मी भी कहीं कोई गलती करता था, कहीं कोई बात होती, उसके खिलाफ भी पूरा सख्त एक्शन लेते। तो जो बैलेंस था उनके काम में, उनके जो काम करने का तरीका था, वो बहुत जबरदस्त था। उदयपुर में दिनेश एमएन के काम करने का अंदाज ऐसा था कि आम जनता से लेकर पुलिस अधिकारी भी उनके मुरीद हो गए। दिनेश एमएन छोटे पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक का ख्याल रखने लगे। यही वजह थी कि दिनेश एमएन के साथ काम करने वाले पुलिस के जवान एक अलग ही आत्मविश्वास और हिम्मत से काम करने लगे। उदयपुर में बतौर एसपी काम करने के दौरान
कई ऐसे मौके भी आए जब स्थिति को काबू में करने के लिए खुद दिनेश एमएन को लाठी हाथों में लेनी पड़ी और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। ऋषभ देव में हुए आगजनी और फायरिंग के मामले में पुलिस फोर्स की अगुवाई करते वक्त दिनेश घायल भी हुए थे। जहां उदयपुर का कार्यकाल दिनेश एमएन के लिए सबसे बेहतरीन रहा था, तो यहीं से उनके ऊपर कुख्यात सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने का भी आरोप लगा और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उस दौर में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट और खान व्यवसाय में अपना दखल बढ़ाने लगा था। 31 दिसंबर 2004 को हाथीपोल चौराहे पर सोहराबुद्दीन के इशारे पर हमीद लाला नाम के एक बदमाश की हत्या कर दी गई। ये हत्या तुलसी प्रजापति और आजम ने की थी, जो सोहराबुद्दीन के बेहद खास थे। इस हत्याकांड के बाद एसपी दिनेश एमएन ने एक टीम का गठन किया और साल 2005 में सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति के अलावा बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके बाद इन दोनों ने पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश की और फिर एनकाउंटर में मार दिए गए। उस दौर में उदयपुर में दिनेश एमएन की लोकप्रियता का आलम यह था कि जब इस मामले में 2007 को दिनेश एमएन की गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा उदयपुर बंद रहा था। उदयपुर से रवि कुमार शर्मा के साथ सुशांत पारी, जी मीडिया। चलने वाला, बदलना चाहते हो कि नहीं? तो जोर से बोलो, कार लाओ, बेकार। जैक्सन, वेरी गो। ये महक, ये खुशबू, ये जाएगी तुम्हारे, ताजगी के ये झोंके तलक। अच्छी वाली लाओ। निराश गोल्ड टी, अच्छी वाली चाय। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ राजस्थान एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM, जयपुर। एमएन के लिए जेल के शुरुआती दिन बेहद मुश्किल भरे थे। वे खुद को समझाने में नाकाम साबित हो रहे थे कि कल तक बदमाशों को जेल की हवा खिलाने वाला अधिकारी आज खुद जेल में है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को जेल के माहौल में ढाल लिया। खुद को फिट रखने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज, ध्यान और योगा का सहारा लिया। तो सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए उन्होंने किताबों से दोस्ती कर ली। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में साल 2007 में गिरफ्तार होने के बाद दिनेश एमएन को अहमदाबाद के साबरमती जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें शुरुआती दिनों में ये यकीन करने में समय लगा कि उन्हें अब जेल में जिंदगी बितानी पड़ेगी। जेल में उन्हें खाने पीने और रहने की भी परेशानी थी। इसी उदासी भरे दौर में एक दिन जेल में बंद जयंती नाम के एक बदमाश ने उन्हें कहा कि एमएन साहब, जेल की जिंदगी है, काटनी तो पड़ेगी। अब आप चाहें इसे हंसकर काटें या फिर रोकर, ये आपको तय करना है। इसके बाद दिनेश एमएन ने हालातों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे जेल के जीवन को भी एक अवसर के तौर पर लेंगे। उन्होंने जेल में सबसे पहला काम खुद को फिट रखने का किया। 2007 से 2012 तक अहमदाबाद की जेल में वे रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे और खूब एक्सरसाइज करते थे। ये सिलसिला उन्होंने 2012 से 2014 तक मुंबई की तलोजा जेल में जारी रखा। यहाँ वे अपनी बैरक के 20 फुट ऊंचे बार पर एक साथ 40 बार चढ़ उतर जाते थे। जेल की इस जर्नी में उन्होंने दूसरा काम पढ़ने का किया, जिससे उन्हें खुद को सकारात्मक बनाए रखने में मदद मिली।
फिर भी वहाँ की वहाँ जो मैक्सिमम हम लोग कुछ कर सकते थे, जो चीज़ें हमारे हाथ में थे, उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। और एक मैन सर्च फॉर मीनिंग एक किताब है, उसमें बहुत अच्छे कहते हैं कि आपको किसी सिचुएशन में डाला जा सकता है जिसके ऊपर आपको भले कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, वो फ्रीडम हमेशा आपके पास रहता है। तो इसी तरह से हमने भी, जैसे हम उस सिचुएशन में थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ हम क्या कर सकते थे, वो फ्रीडम हमारे पास ही था। तो हम लोगों ने ज़्यादातर किताबें पढ़ने में और एक्सरसाइज करने में, फिटनेस को रखने में, और सबसे बात हमारे जो भी अधिकारी यहाँ से राजस्थान से आते थे, ये कहते थे कि साहब आप मतलब अंदर से मत हारना, हिम्मत नहीं टूटना है। वो उस बात को भी ध्यान रखा और हमेशा एक होप था, उम्मीद था कि किसी न किसी दिन ये सब चीजें सही होंगे और लाइफ नॉर्मल होगा। उस उम्मीद है ना, उस उम्मीद को कभी छोड़ा नहीं। जेल में परेशानियों के बारे में बात करते हुए दिनेश एमएन कहते हैं कि शुरुआती झटके से उबरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कई चीजें जैसे जमानत हासिल करना उनके वश में नहीं है। उन्हें अपनी सेहत, दिमागी संतुलन और तंदुरुस्ती पर ध्यान देना चाहिए। जेल में किताबें उनकी दोस्त बन गई। विक्टर फ्रैंकल की ऑशविट्ज के कैदी के बारे में और 1946 की बेस्ट सेलर किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग जेल में उनका असली सहारा साबित हुई। इस दौरान उन्होंने इतनी किताबें पढ़ डाली जो उनके लिए पूरे जीवन में पढ़ना संभव नहीं था। पढ़ने के अलावा जेल में उनका काफी समय ध्यान और योगा में बीतता था। जेल में खुद को मोटिवेट रखने के साथ साथ परिवार को भी मोटिवेट रखना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। जेल में कुछ साल बिताने के बाद दिनेश एमएन वहाँ के कैदियों के साथ भी काफी घुल मिल गए थे। इनमें से कुछ नामचीन बदमाश भी थे। दिनेश एमएन मानते हैं कि जेल ऐसी जगह है जहाँ बुरे से बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका मिलता है। शुरू में मुश्किल तो होता ही है, बट हमें ये भी, हम आईपीएस ऑफिसर से पहले एक ह्यूमन बीइंग, आदमी है। हर आदमी के इमोशंस होते हैं, एक स्पिरिट होता है, एक इमेजिनेशन होता है और एक इंटेलिजेंस होता है, और हर आदमी के अंदर एक रेजिलियंस होता है जो भी अपने प्रॉब्लम से उससे काबू करने के। वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑफिसर तो बाद में बने, तो मैं 24 साल से पहले तक तो मैं तो आम आदमी था, और ऑफिसर तो काम के लिए, ऐसे थोड़ी कि पूरी जिंदगी ऑफिसरगिरी में निकलेगा। तो इसीलिए वो जो ह्यूमन स्पिरिट होता है ना, वो सब एक्सप्लोर करने की बहुत अच्छा मौका है। और वैसे जेल में आप देखिए बहुत नेगेटिविटी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत आप उस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी है। आप 24 घंटे आपके पास फ्री है, आप जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको जो थॉट प्रोसेस में आपको जाना चाहिए, आप जिस आपको खुद को आप बैठे बैठे ये हमारा जो दिमाग है और हमारे जो माइंड है वो फिर भी हमारे अंदर ही है, वो तो हमारे अंदर में ही है, उसका कंट्रोल तो हमारे पास ही है। आप उस दिमाग से आप क्या सोच सकते हो, क्या आप इतने बड़े बड़े आप विचार, उन्नत विचार आप सोच सकते हो, प्लस बड़े बड़े किताब पढ़ सकते हो, वो तो कोई रोकेगा नहीं आपको। तो जैसे मैं जब भी दोस्तों उसके टॉल्स्टॉय बड़े बड़े किताब पढ़ता था, तो वो ऐसा था कि उनके साथ जी रहे हम। जीवन में बेहद अच्छा और बेहद खराब दौर देखने वाले दिनेश एमएन मानते हैं कि जेल ने उन्हें मानसिक तौर पर बेहद मजबूत बना दिया है। ये दौर ये सिखाता है कि समय कितना भी खराब हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हर रात की सुबह जरूर होती है। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, ज़ी मीडिया। साल 2014 में जमानत मिलने के बाद दिनेश एमएन ने अपनी दूसरी पारी में भी पुलिसिंग का लोहा मनवाया है। पहले एसीबी में आईजी के तौर पर उन्होंने बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा, तो एसओजी के आईजी के तौर पर उन्होंने ऑपरेशन आनंद पाल को कामयाब बनाया। अब जब इस मामले में वे बरी हो चुके हैं तो अपने जीवन पर एक किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन आज भी पुलिसिंग उनका पहला प्यार है। 7 साल जेल में रहने के बाद साल 2014 में दिनेश एमएन जमानत पर जेल से बाहर आ गए। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना दिनेश एमएन के लिए आसान नहीं था, मगर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। जून 2014 में राजसिको के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उन्हें तैनात किया गया। इसके बाद 23 जून 2015 को उन्हें मुख्य धारा में फिर से लाया गया और एसीबी में आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पोस्टिंग पर आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कार्रवाई कर बता दिया कि जेल में 7 साल बिताने के बाद भी उनके काम करने के तरीके पर फर्क नहीं पड़ा है।
डिफरेंट भाव मेरा अकेले का नहीं है, हमारा जो भी जहाँ भी हम रहता हूँ, जो टीम तैयार करने जो टीम है ना, जो टीम भी हमें मोटिवेट करता है। हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स है, अच्छे ऑफिसर है, उनकी डेडिकेशन आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे। हमारे इसी में एसओजी में भी ऑफिसर्स है, ऐसे ऑफिसर्स है जो एक छोटी चीज के लिए कोई 24 घंटे में 1300 किलोमीटर जाके आई आनंदपाल ऑपरेशन में। ऐसे ऑफिसर्स है जो करीब 3 महीने गर्मी में हरियाणा में ही रहे। दिनेश एमएन भ्रष्टाचार के काल के तौर पर सामने आए। सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के काल बने दिनेश एमएन दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को घूस लेते पकड़ा। भारत भूषण गोयल को 3.5 लाख घूस लेते किया गिरफ्तार। आयुर्वेदिक फैक्ट्री लगाने के लिए ली जा रही थी घूस। 25 लाख रुपए रिश्वत की ये पहली किश्त थी। गोयल की गिरफ्तारी के बाद आबकारी इंस्पेक्टर पूजा यादव को गिरफ्तार किया गया। शराब दुकान लगाने वाले अलौटी से 40,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फिर उन्होंने एक दलाल अहमद और नगर निगम के 2 अधिकारियों को पकड़ा। मकान निर्माण के एवज में 70,000 रुपए ले रहे थे रिश्वत। फिर उन्हें हिंगोनिया गौशाला में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने चारा घोटाले की अहम पड़ताल की। 3 महीने के भीतर ही उन्होंने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने खदान विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया। दिनेश की नई पारी से भ्रष्ट अफसरशाहों के दिलों में खौफ घर कर गया। 4 जुलाई 2016 को एसीबी से उनका तबादला एसओजी आईजी के तौर पर कर दिया गया, जहां उन्हें फरार चल रहे गैंगस्टर आनंद पाल को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंद पाल को पकड़ने के लिए दिनेश एमएन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और आनंद पाल के गुर्गों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। आनंद पाल की संपत्ति सीज कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी और फिर 24 जून को उनकी टीम और राजस्थान पुलिस ने आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया। तो डेडिकेशन है ना, तो पुलिस बहुत मेहनत करती है। वो रिजल्ट आपको बहुत बार दिखता नहीं है, और रिजल्ट दिखता है तब तो क्या वो उसके पीछे का एफर्ट नहीं दिखता है। तो लेकिन वो पूरा टीम मेहनत करता है, और सिपाही से लेके अधिकारी तक सब मेहनत करते हैं, और सब में एक जोश रहता है, और वही मेरे ऊपर मुझे भी वही से मिलती सारे जोश। अपनी दूसरी पारी में दिनेश एमएन ने पुलिसिंग के नए मानक स्थापित किए हैं। जयपुर के गांधीनगर में अपने आवास और दफ्तर में उन्हें हर दिन कई शिकायतें मिलती हैं। हालांकि वे अब पहले जितने सोशल सक्रिय तो नहीं हैं, क्योंकि 7 साल की जेल ने उन्हें तन्हाई के फायदों से वाकिफ करा दिया है। लेकिन अब वे राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े हीरो हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और जनता दोनों उन पर विश्वास करती है। युवा उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। दिनेश एमएन लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन उनका पहला प्यार पुलिसिंग ही है, जिसके जरिए वे सदैव समाज की भलाई में लगे रहना चाहते हैं। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, बी मीडिया। करौली में डकैतों के खिलाफ सफल अभियान चलाने के बाद दिनेश एमएन सरकार की पहली पसंद बन चुके थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें कई मुश्किल जिलों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए भेजा। उन्हीं में से एक जिला था उदयपुर। ये वही जिला था जहां दिनेश एमएन को शोहरत मिली, और ये वही जिला था जिसने दिनेश एमएन की जिंदगी के खाते में लिख दी थी 7 साल की सजा।